नमस्कार। भारद्वाज मैथ्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के चैप्टर संख्या पद्धति के उपविषय परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं के बारे में तथा परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में वैसे तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इस उपविषय को आगे बढ़ने से पहले इन संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं आपको अब तक की जो संख्याएं के बारे में आप पढ़ चुके हैं उनके बारे में आपको डिटेल में एक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप उस डायग्राम पे ध्यान देंगे या साथ में मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो आप कभी भी संख्याओं को नहीं भूलेंगे। डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक व्हील है हमारे पास, सबसे पहले, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, उसके बाद चौथा है, उसके बाद पांचवा है। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम व्हील नंबर 1 की। व्हील नंबर 1 की व्हील नंबर 1 में सबसे पहले आती है हमारे पास प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर वो नंबर या वो संख्याएं होती है जिनको हम छोटी कक्षा में गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार की सभी संख्याएं जो है प्राकृत संख्या में आती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी व्हील की बात करते हैं। इसमें आती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर को आप समझने के लिए या याद रखने के लिए तरीका लगा सकते हैं कि जब हम प्राकृत संख्याओं की गिनती 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद जब 10 में आते हैं तो आपको पता है कि 10 को बनाने के लिए हमारे पास 1 और 0 की आवश्यकता होती है। 1 तो हमारे पास प्राकृत संख्या है, परंतु 0 जो है प्राकृत संख्या में नहीं आता। तो अर्थात प्राकृत संख्या में हमारे पास क्या है, 0 नहीं होता उसमें। तो क्या है, हमारी संख्या अधूरी सी है। तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। तो प्राकृत संख्या में हम 0 का समावेश करके जो हमें संख्याओं का सेट मिलता है, मतलब हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या हमारे पास 0 शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार की आगे इसे बनने वाली संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या में आती है। अब बात करते हैं हमारे पास पूर्णांक की। इसकी बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक में हमारे पास प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों आती है। पूर्णांक में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं दोनों आती है। और साथ में हमारे पास 0 से दाएं तरफ संख्या आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमारी प्राकृत संख्या भी होती है। और 0 से बाएं तरफ माइनस वाली संख्या है, जैसे 0 है, 0 की तरफ 1 है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में नफी 1। इस तरफ हमारे पास 2 है तो उसके ऑपोजिट क्या है, नफी 2। तो ये सारी संख्याओं का जो सेट आता है, अर्थात 0 के साथ लेकर सारी जमा वाली संख्याएं और सारी उसके विपरीत माइनस वाली संख्याएं, ये सारी हमारे पास पूर्णांक में आती है। इस प्रकार जो ये हमारे पास पूर्णांकों का जो सेट होता है, ठीक है, अगर हम इसको यहां से तोड़ें तो यहां से 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की संख्याएं और इस तरह की संख्याएं, ये हमारे पास चिन्हों के हिसाब से 2 भागों में बढ़ जाती है। इस तरफ हमारे पास जमा वाली संख्याएं होती है, उस तरफ हमारे पास माइनस वाली संख्या होती है। तो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 सो ऑन करके जो हमारे पास अंक आते हैं वो पूर्णांक में आते हैं, अर्थात धनात्मक या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं इनको। मतलब ये धनात्मक पूर्णांक में आते हैं। यहाँ से 0 से लेकर 1, 2, 3 इस प्रकार ये धनात्मक पूर्णांक है। और ये माइनस वाली जो अंक है हमारे पास वो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात नेगेटिव इंटीजर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चौथे प्रकार की संख्या है हमारे पास परिमेय संख्या। कौन सी है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिखा जाता है या लिखी हुई होती है, जिसको हम P/Q मतलब अंश और हर के रूप में लिखी होती है। ठीक है, साथ में जो हमारे पास अंश और हर मतलब P और जो Q होता है वो क्या होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास पूर्णांक होते हैं, अर्थात ये सारे अंक उसमें होंगे। ठीक है,
ठीक है ना। पर ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि P में हमारे पास क्या है, नफे वाले अंक भी होंगे, जो वाले अंक भी होंगे, जीरो भी होगा, परंतु जो Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जीरो को छोड़कर बाकी सारे पूर्णांक जो है वो Q में आते हैं, जबकि P में सारे के सारे पूर्णांक आते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो परमेय नहीं होती है। अ लिखा है ना, अपरिमेय, इसका उल्टा वो संख्या जो परमेय नहीं होती। जो संख्या परमेय नहीं होती अर्थात P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते उसको, ऐसी संख्याएं जो है वो अपरिमेय होती है। ठीक है, तो होती वो क्या, किस प्रकार की संख्याएं, वो संख्याएं जिनके साथ हम वर्गमूल का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं जो प्रमेय नहीं है, और कौन संख्याएं जिनके साथ हम वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं वो संख्या हमारे पास क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आप उदाहरण दे सकते हैं, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इत्यादि। ठीक है, अब क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या है, बहुत से बच्चों को प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं में कुछ कंफ्यूजन पैदा होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास, मैंने अभी कहा कि जो हमारे पास प्रमेय संख्या होती है वो P बटा Q के रूप में होती है। मैं एक उदाहरण से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो हम कैसे दूर करें। मैंने अभी कहा कि प्रमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। और ध्यान देंगे यहाँ पर जो P और Q होता है ना, वो क्या होता है, हमारे पास पूर्णांक होता है। पूर्णांक कौन से, 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह -1, -2, -3, ये सारे आते हैं। माइनस वाले और प्लस वाले सब के सभी पूर्णांक इसमें आते हैं। परंतु इसमें एक कंडीशन और है कि जो Q होता है हमारे पास हर में जो होता है वो 0 नहीं होता, अर्थात 0 को छोड़ के सारे अंक हो सकते हैं इसमें, परंतु P में जो है सभी अंक होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। जो बच्चे हमेशा प्रमेय संख्या को पहचानने में गलती करते हैं, मैं एक यहाँ उदाहरण लिख रहा हूं आपके पास है 0/5, 5/0। ये दो प्रकार की हमारे पास संख्याएं। क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं क्या प्रमेय है या दोनों संख्याएं प्रमेय नहीं है? अगर प्रमेय है तो कौन सी है, अगर प्रमेय नहीं है तो कौन सी नहीं है? ठीक है, दोनों को ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस संख्या को ध्यान से देखिए। P बटा Q में सबसे पहले कंडीशन हमारे पास क्या, P बटा Q होने चाहिए। जब P बटा Q के रूप में है तो क्या है, प्रमेय संख्या है। अब आगे भी देखेंगे, ये P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मतलब इसमें सारे अंक आते हैं, नफी वाले भी आते हैं, 0 भी आता है और जो भी आता है। तो हमारे पास P बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो Q आता है वो भी पूर्णांक आते हैं, वो पूर्णांक की है, वो सभी आ सकता है यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है इसमें कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q 5 है। जो Q क्या है हमारे पास 5 है और ये 0 नहीं है, तो मतलब हमारे पास तीनों कंडीशन जो प्रमेय संख्या की फुलफिल करता है, इसलिए ये प्रमेय संख्या है। अब बात करते हैं इस वाली संख्या की, क्या ये भी प्रमेय है? जब ये प्रमेय है तो ये भी क्या, ये भी प्रमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये P बटा Q के रूप में है। हाँ जी, P बटा Q के रूप में है। P पूर्णांक है, हाँ जी P पूर्णांक है। Q पूर्णांक है, हाँ जी Q पूर्णांक है, क्योंकि ये सारे पूर्णांक होते हैं हमारे पास। पर ये तीसरी कंडीशन देखो ध्यान से, Q यहाँ पर क्या है, Q यहाँ पर क्या है 0 है, जबकि हमारे पास Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये तीसरी कंडीशन को फुलफिल करता है, इसलिए ये हमारे पास प्रमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अप्रमेय संख्या की। अप्रमेय संख्या की, इसमें भी कंफ्यूजन है। ठीक है, अप्रमेय संख्या कौन होती है, जिसका तो वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप्रमेय संख्या के बारे में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर संख्या ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, मैं सबके साथ वर्गमूल, क्योंकि हमने इसको अप्रमेय बनाना है, सबके साथ वर्गमूल लगा दिया मैंने। चलिए यहां तक करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको देखें
तो वर्गमूल 1 जो है वर्गमूल 1 ही होता है। वर्गमूल 2 को हम तोड़ने वर्गमूल 2 ही होता है। वर्गमूल 3 को देखो तो वर्गमूल 3 होता है। अब जरा वर्गमूल 4 को ध्यान से देखिए आप। वर्गमूल 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, और इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप 8वीं पढ़ चुके हैं, जोड़ा लेते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आता है। ठीक है, इसका वर्गमूल 5 को टूटता नहीं है। वर्गमूल 6, 3 2 6 होता है हमारे पास, परंतु इसमें कोई जोड़ा नहीं बनता है, वर्गमूल 6 ही रहता है। वर्गमूल 7 मतलब वर्गमूल 7। तो ध्यान से देखो, इसके साथ वर्गमूल खत्म नहीं हुआ। ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। जरा इस पे ध्यान दो, है तो वर्गमूल है इसके साथ, परंतु उसको हल करके हमारे पास 2 प्राप्त होता है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास वर्गमूल 9, वर्गमूल का चिन्ह तो है जो हमें अपरिमेय की पहचान करने के लिए दिया होता है, परंतु ये क्या है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल के 3 प्राप्त होता है। मतलब वर्गमूल 3 के बराबर होगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी है, ये हमारे पास परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या का कुछ कंफ्यूजन था जो बच्चों को हमेशा आते हैं। ठीक है, तो आपने यहां पर 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब जो इस संख्या का जो बंडल है पूरा, अगर हम इस पूरी संख्याओं के बंडल को किसी थैले में डालें, किसमें डालें, किस थैले में डालें, जो थैला बनेगा उसको हम वास्तविक संख्या का थैला बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अगर आपसे 5 पूछा जाए कि क्या 5/3 वास्तविक संख्या है, हाँ जी। 2/3 वास्तविक संख्या, हाँ जी। ठीक है, 5 वास्तविक संख्या है, हाँ जी। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या। जैसे मैंने बताया कि परिमेय संख्या हमारे पास कितने P/Q की फॉर्म में होती है। Q P के पूर्णांक होते हैं और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जब हमारे पास परिमेय संख्या P/Q के रूप में आती है तो उनको भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद कई बार इसका जो भागफल आता है वो क्या है, पूर्णांक या पूर्ण संख्या में आएगा। कई बार हमारे पास क्या है, दशमलव में चला जाता है। तो इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे कि जब हम परिमेय संख्या को भाग करते हैं तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसे जाता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की स्थिति हमारे पास 3 होती है। दशमलव प्रसार की 3 स्थितियां होती है हमारे पास। जब हम P को Q से भाग करते हैं तो इस भागफल में जो दशमलव आते हैं, जो दशमलव का प्रसार आता है वो 3 स्थितियों में होता है। उसका 3 प्रकार का दशमलव प्रसार आता है। सबसे पहला दशमलव प्रसार होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं शांत। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अर्थात जब हम परिमेय संख्या के अंश को हर से भाग करते हैं तो कुछ 1 या 2 स्टेप के बाद भागफल पूरा आ जाता है और उसके भाग में शेषफल 0 हो जाता है। ठीक है, अर्थात जब हम अंश को हर से भाग करते हैं तो भाग जो है पूरा भाग हो जाता है और शेषफल 0 आ जाता है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर जब 1/2 परिमेय संख्या, इसको 1 को हम 2 से भाग करते हैं तो भाग करने को 0.5 आएगा। अर्थात 5 के बाद हमारे पास कोई भागफल में कोई अंक नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो है शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, दूसरी स्थिति को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। इसको इंग्लिश बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अनवसानीय आवर्ती को ध्यान से सुनना है आपने। आपको पता है कि परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में होती है। जब P को Q से भाग करते हैं, अंश को हर से भाग करते हैं, तो भाग करने के ऊपर दशमलव के बाद जो भागफल के अंक आते हैं वो अनवसानीय होते हैं। अनवसानीय का मतलब है कि वो खत्म नहीं होते, अर्थात शेष 0 नहीं आता, वो भाग होता जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, उसको बोलते हैं अनवसानीय। ठीक है, परंतु जो भागफल में दशमलव का प्रसार आता है वो आवर्ती होता है साथ में। आवर्ती का मतलब है कि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो रिपीट होते हैं। आवर्ती उसकी रिपीटेशन होती है, मतलब बार बार आते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 1/3 है,
1 को हम 3 से भाग करते हैं तो भागफल आता है 0.333। तो यहाँ पर 3 जो अंक है वो रिपीट होता है, रिकरिंग होती है इसकी। ठीक है, एक तो होता है मतलब अनावसानी हो गया, मतलब ये खत्म नहीं होता, इस तरह आता जाएगा, कभी खत्म नहीं होता। और साथ में जो भागफल आता है वो उसके अंक जो क्या आते हैं वो आवर्ती में आते हैं, मतलब वो रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 14 को 11 से भाग करते हैं तो उसमें 1.272727 आता है, और ये क्या है अनवसानी चला जाता है। और इसमें क्या है दशमलव का जो प्रसार होता है वो क्या होता है आवर्ती में आता है, वो रिपीट होते हैं इसके। ठीक है, इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। उसके बाद तीसरे प्रकार का जो दशमलव प्रसार आता है वो होता है अनवसानी अनावर्ती। इस प्रकार के भागफल में 2 दशमलव का प्रसार होता है वो अनवसानी होता है। अनवसानी पहले बता दिया मैंने कि इसका भाग कभी खत्म नहीं होता और शेष फल शून्य कभी नहीं आता, उसको बोलते हैं अनवसानी। अनावर्ती का मतलब है कि इसके दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं वो रिपीट नहीं होते, जैसे हमारे पास आवर्ती मतलब आवर्ती में होते हैं। अनवसानी आवर्ती में दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 की रेपिटेशन हो रही है, यहाँ पर 2 7 की रेपिटेशन हो रही है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। उदाहरण से आप आराम से समझ सकते हैं इसको। 22/7 हमारे पास क्या है परमेशन क्या है, y को 7 से भाग करते हैं 3.1415992। देखो यहाँ पर अंक रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको परमेश संख्या के भाग करने के बाद दशमलव प्रसार आसानी से समझ आ गए होंगे। ठीक है, शांत जिसमें से शून्य आ जाता है। अनवसानी आवर्ती का मतलब है कि भाग खत्म नहीं होता है, से शून्य नहीं कभी नहीं आता है, परंतु भागफल में दशमलव के जो अंक दशमलव के बाद के जो भागफल में अंक आते हैं वो क्या होते हैं आवर्ती में आते हैं, मतलब वो रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती में भाग जो है क्या है भागफल में जब भाग करते हैं तो शेष पर कभी भी शून्य नहीं होता है, अर्थात उसका भाग कभी भी खत्म नहीं होता है, परंतु उसमें दशमलव का जो प्रसार होता है और दशमलव के बाद के जो अंक आते हैं वो अनावर्ती आते हैं, मतलब उसमें रेपिटेशन नहीं होते। ठीक है, वो अलग नंबर आते हैं। अब हम अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है, वर्गमूल के साथ वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका दशमलव प्रसार हमेशा और हमेशा एक ही प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं हम अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी आवर्ती प्रसार कैसा होता है वो हमने परिमेय संख्या के प्रसार में समझ लिया है। ठीक है, मतलब इसमें जो दशमलव प्रसार आता है अपरिमेय संख्या में, ठीक है, उसमें दशमलव के बाद के जो भागफल वाले अंक होते हैं वो क्या होते हैं अनवसानी होते हैं, मतलब वो कभी खत्म नहीं होते हैं, और साथ में अनावर्ती होते हैं, मतलब वो कभी रिपीट नहीं होते। उसी तरह आप उदाहरण से आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे वर्गमूल 2 हमारे पास अपरिमेय संख्या है और इसका जब दशमलव प्रसार करते हैं तो ये आता है 1.414213 आप आराम से देख सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है अनावर्ती है। ठीक है, और साथ में अनवसानी भी है क्योंकि खत्म नहीं होता।